हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यादवेंद्र और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शानदार बजट सेशन। दोस्तों, बजट तो आ चुका है 1 फरवरी को, लेकिन आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सारे पॉइंट्स जो बजट में शामिल हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में, जहां पर आपको एक एक पॉइंट, एक एक इंफॉर्मेशन वही समझाई जाएगी जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बजट, जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले साल की प्लानिंग होती है। मतलब ये कि आप कहां से कमाएंगे, कहां खर्च करेंगे, ये सब कुछ जो है वो क्या कहलाता है, बेसिकली बजट कहलाता है आने वाले वर्ष में। अब इस बार जो बजट आया है इसमें 3 कर्तव्य जो है विशेष रूप से हाईलाइट किए गए। बजट का मतलब क्या है, आने वाले वर्ष में कहां कहां से इनकम होगी और हम कहां कहां उस पैसे को खर्च करेंगे, ये प्लानिंग बजट कहलाती है। सो फ्रेंड्स, 3 कर्तव्य जो है यहां पर बताए गए हैं, है ना। पहला कर्तव्य बताया गया है, पहली ड्यूटी जो बताई गई है वो बताई गई है एक्सेलरेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सतत आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। ये हमारा पहला कर्तव्य है ना। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है कर्तव्य नंबर 2 है आपका आकांक्षाओं की पूर्ति एवं क्षमता निर्माण, मतलब ये कि फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी। जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, उम्मीद है, उनको पूरा करना। और तीसरी चीज है आपका समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब ये कि अगर विकास करें तो सब उसमें शामिल हो। ठीक है, तो ये 3 कर्तव्य हैं, आप याद रखेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये 3 कर्तव्य हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। स्पेशली जो है सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जब ये बजट पेश किया गया तो इन 3 कर्तव्यों को हाईलाइट किया गया। दोस्तों, जब टैक्स, इनकम टैक्स की बात आती है या ये कह लें कि बजट की बात आती है, तो ये दोनों शब्द ही सबसे ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं। जैसे ही बजट लागू होने वाला होता है या बजट पेश किया जाता है तो इनकम टैक्स जो ज्यादा चर्चा में आता है। तो आपको बता दूं कि इस साल इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव जो है स्लैब में नहीं किया गया है। जैसे पिछले साल था, जिस स्लैब से हम ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स देते थे, अभी भी बिल्कुल वैसे ही देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है ना। उसकी वजह है कि सरकार ने अभी लास्ट ईयर ही जो है 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को जो है टैक्स फ्री किया था। तो सर जो है मतलब ये कि वो लोग जो 12 लाख रुपए या इससे कम कमाते हैं उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों को जो है वो टैक्स लगेगा, और वो भी बिल्कुल शुरू से लेके, मतलब जीरो से लेके। आज ये उसको समझते हैं, है ना। इनकम टैक्स की बात करते हैं कि भाई आम आदमी इनकम टैक्स कैसे दे रहा है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, अपरिवर्तित है, ये ध्यान रखेंगे, अपरिवर्तित है, ये अनचेंज्ड है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले 2 तरह की टैक्स रिजीम है, एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है ना। जिसको पुरानी व्यवस्था के हिसाब से टैक्स देना है वो चुन सकता है, बाकी डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं चुन रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स फाइल करने जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजिम ही फाइल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से टैक्स देना है तो उसका भी ऑप्शन है ना। तो अब न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट है, लेकिन अगर आप पुराना चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। अब रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम कैसी है और पुरानी टैक्स रिजिम क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजिम जो है, न्यू टैक्स रिजिम की अगर बात करें तो अगर आपकी इनकम मान लीजिए कि 15 लाख रुपए है ना, मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए में से शुरू के 0 से 3 लाख रुपए तक के हिस्से पर 0% टैक्स लगेगा उस 15 लाख में। फिर 3 लाख से 6 लाख तक के हिस्से पर 5%, 6 से 9 लाख के हिस्से पर 10%, 9 लाख से 12 लाख तक के हिस्से पर 15%, और 12 से 15 लाख रुपए तक के हिस्से पर 20%, है ना। और अगर आपकी इनकम मान लीजिए 16 लाख है तो 15 लाख से कितना ऊपर, 1 लाख, तो उस 1 लाख पर या उस हिस्से पर जो है 15 लाख से ऊपर जितना भी आप कमाएंगे सिर्फ उस हिस्से पर 30%, मतलब एक ही इनकम में अलग अलग पार्ट पर आप अलग अलग टैक्स चुकाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, ये आपका न्यू टैक्स रिजिम है, ये जो डिफॉल्ट है।
अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, मतलब ये कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 13 लाख रुपए हो रही है ना, 13 लाख रुपए हो रही, और मैंने बोला कि भैया न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है टैक्सेबल इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है ना। तो इसमें जो लोग सैलरीड हैं, जिनको वेतन मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। मतलब ये कि अगर मेरी इनकम 13 लाख रुपए से ऊपर है तो वही 0 से लेके 30% तक की जो सारे स्लैब हैं वो मुझ पर लागू होंगे और पूरा टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए से कम है या 12 लाख रुपए या उससे कम है तो मुझे जो है वो कोई टैक्स नहीं देना है, वो टैक्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 12 लाख रुपए से ऊपर इनकम है तो मुझे पूरा टैक्स लगेगा, है ना, टैक्सेबल इनकम अगर है, और 12 लाख रुपए से कम इनकम है तो 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, मतलब ये कि 12 लाख रुपए की अगर इनकम है या 13 लाख रुपए की इनकम है तो उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। लेकिन अगर आप सैलरीड हो तो सरकार की तरफ से एक सुविधा दे दी जाती है कि भाई 75,000 रुपए का डिडक्शन हमारी तरफ से आप कर लो। आपकी इनकम कितनी है? 13 लाख रुपए है ना साल की, आप उसमें आप सैलरी से कमाते हो ना ये 13 लाख रुपए, तो एक काम करो उसमें 75,000 रुपए माइनस कर दो, तो अब आप अपना जो टैक्स कैलकुलेट करोगे वो 12,25,000 पर करोगे। क्लियर है ना? तो कहने, और वो जो है बेसिकली आपका वो टैक्स फ्री के दायरे में आ जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि पिछली वाली रिजिम जो है उसमें 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती थी, ठीक है, 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री वो दे रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है सेक्शन 87 के तहत 7 लाख रुपए की आय और जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो इस तरह से पुराना 5 और अगला 7, टोटल 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री जो है यहां पर हो रही है नए वाले टैक्स रिजिम। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप नई वाली रिजिम चुनते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाई है, नई रिजिम कौन सी है? ये वाली। अगर आप नई टैक्स रिजिम चुनते हैं तो इसमें आपको ये वाली छूट जो है वो नहीं मिलेगी, छूट और डिडक्शंस नहीं मिलेंगे कि भाई आप LIC, PPF इन सब पर पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो, LIC में और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पर पैसा इन्वेस्ट करते हो, हाउस रेंट है ना अलाउंस और होम लोन इंटरेस्ट वगैरह आप पे करते हो, तो पुराने रिजिम में, ओल्ड रिजिम में क्या होता है, सरकार बोलती है कि भैया इनमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे 80C में 1.5 लाख रुपए तक, या इनमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उस 1.5 लाख पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। आपकी इनकम अगर मान लीजिए 12 लाख है तो सरकार बोलेगी कि भैया उसमें से आप 1.5 लाख माइनस कर दो जो भी आपने इन चीजों पर खर्च किए हैं, है ना, फिर अपना टैक्स कैलकुलेट करो। मतलब फिर 12 नहीं, फिर आप 10.5 पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, है ना। तो आप ध्यान रखें कि डिडक्शंस और छूट किसमें नहीं मिलती? न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलती। तो न्यू टैक्स रिजिम आप तब ही चुने जब आप इन सब में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर इन सब में इन्वेस्ट नहीं करते होंगे तो आपको छूट और डिडक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप ये सब में इन्वेस्ट करते हो तो पुरानी टैक्स रिजिम पर जाएंगे, ठीक है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर जो है 0 से 2.5% जो है, सॉरी 0 से 2.5 लाख रुपए तक, मान लीजिए आप वही 12 लाख 13 लाख या जो भी आपकी इनकम है, 0 से 2.5 लाख तक के हिस्से पर 12% टैक्स चुकाएंगे, 2.5 से 5 लाख रुपए तक के हिस्से पर 5% टैक्स चुकाएंगे, 5 से 10 लाख रुपए तक के हिस्से पर 20% टैक्स चुकाएंगे, है ना। और 10 लाख रुपए से ऊपर आप जितना भी कमा रहे हैं, मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख है तो आप 10 से ऊपर कितना कमा रहे हो? 2 लाख, तो उस 2 लाख पर जो है आप 30% कमाएंगे। इस 2.5 लाख पर 0%, इस 2.5 लाख पर 5%, और ये 5 से 10 कितना हो गया? 5 लाख, है ना, इन दोनों। तो इस 5 लाख के हिस्से पर 20% और 10 लाख के ऊपर जितना भी कमा रहे हैं 30%। ये पुराना टैक्स रिजिम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत तरह की छूट अगर आप चाहते हैं, LIC में इन्वेस्ट किया है, PPF में इन्वेस्ट किया है, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको घर, आप किराए से रहते हो, है ना, रेंटेड मकान में रहते हो, तो इन सब पर सरकार जो है वो छूट देती है। तो अगर वो छूट आपको प्राप्त करनी है, जैसे कि 80C में 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो आपका टैक्स फ्री है, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस आप जो भी कर रहे हो वो पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। रेंट वालों को जो भी हाउस रेंट अलाउंस, जो किराए के घर में रहते हैं, होम लोन इंटरेस्ट जो है बेसिकली 2 लाख रुपए तक का अगर आप होम लोन पर इंटरेस्ट चुका रहे हो 2 लाख साल में, तो मान लीजिए 2 लाख, ये 1.5 लाख और ये सब कुल मिलाकर मान लीजिए 3.5 लाख रुपए हो गया, है ना।
तो 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आप कितना कमा रहे हैं, आपने बोला कि सर हम 13 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने कहा 3.5 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दो, मतलब ये कि आपने वो 3.5 लाख इन पे खर्च किया है, तो आप उसमें से 3.5 लाख माइनस कर दो, तो कितना बचा, 9,50,000। तो अब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा 9,50,000 पर। इज दैट क्लियर, है ना? अच्छा, अब ये तो हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम। अब यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। ये कैसे है? तो भैया देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, मतलब जिस पर टैक्स लग रहा है, वो 12 लाख रुपए या उससे कम है ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये क्या कहता है? ये सेक्शन 87A की रिबिट बोलती है। सेक्शन 87A ये न्यू टैक्स रिजिम वालों को मिलेगा, जो नई टैक्स रिजिम चुन रहे हैं उनको ये फायदा मिलेगा कि आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए है या उससे कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी इनकम 13 लाख है तो फिर भैया शुरू से लेकर आखिर तक पूरा टैक्स आपको लगेगा। इज दैट क्लियर? वो फिर वो 5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर पूरा जो है वो आपको टैक्स देना है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स जो है, जो टैक्स फ्री है, 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो जीरो हो रही है, टैक्सेबल इनकम जो है उसका टैक्स जीरो हो रहा है, तो ये किस सेक्शन के तहत हो रहा है? तो 87A की रिबेट के तहत हो रहा है, जिसमें 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम टैक्स फ्री मानी जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद ये देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम की अगर बात करें तो यहां पर जो है 5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो टैक्स है ना, और न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। ठीक है? 87A जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है किस पर अप्लाई हो रहा है? न्यू टैक्स रिजिम पर अप्लाई हो रहा है। यहां पर जो है 87A लागू हो रहा है, 87A लागू हो रहा है, और 87A कहता है कि 12 लाख रुपए या इससे कम आपकी इनकम है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, वो जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर जो है ओल्ड टैक्स रिजिम जो है उसमें 87A लागू नहीं होता, उसमें ये छूट नहीं मिलती। आपकी इनकम जो टैक्सेबल इनकम जो है अगर 5 लाख रुपए या इससे कम है तो उसमें मुश्किल से मुश्किल 12,500 रुपए की छूट मिलती है, बाकी 5 लाख के ऊपर पूरी इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भाई? अच्छा, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दो तरह के। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम चुन रहे हो, है ना, तो 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन है। मैंने आपको याद दिला दूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको समझाया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप वेतन भोगी हैं, है ना, आपको वेतन मिलता है, तो सरकार ये बोलती है कि अगर आप सैलरीड हैं तो अपनी जो भी आपकी इनकम है उसमें से 75,000 रुपए और कम कर लो, फिर टैक्स कैलकुलेट करो। आपकी इनकम 14 लाख रुपए है तो आप 13,25,000 पर टैक्स कैलकुलेट करो। आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो 9,25,000 पर टैक्स कैलकुलेट करो। तो न्यू टैक्स रिजिम में ये 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार सिर्फ उन लोगों को देती है जो वेतन भोगी है, सैलरीड है ना, जो सैलरी वाले बंदे हैं और पेंशन वाले बंदे हैं, उनको जो है ये सुविधा दी जाती है। फिर इसके बाद बात करें तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं, है ना। फिर मैंने बताया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC, PPF, HRA, है ना, इन सब में जो है आपका पैसा खर्च होता है, आपने होम लोन लेके रखा है, उसका किस्त वगैरह चुकाते हो, तो फिर आप जो है ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो चुनिए। और अगर ये सब इन्वेस्टमेंट आपके नहीं है तो न्यू टैक्स रिजिम चुनिए, उसमें आपको फायदा है, क्योंकि सारी छूट जो मिलेगी वो ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल रही है। क्लियर है? लेकिन उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम ही जो है वो टैक्स फ्री है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में कोई छूट नहीं है, पर उसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री है ना। 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। अच्छा, अब इसके बाद फिर बात करें तो ये तो आपका इनकम टैक्स का बात हो गई कि भाई इसकी किस तरह से जो है इनकम टैक्स चुकाया जाएगा। अब क्या क्या फायदे जो है या क्या क्या कह सकते हैं प्लानिंग है गवर्नमेंट ने की है अगले साल के लिए, बजट में क्या क्या बताया है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 सेक्टर्स में अलग अलग जो है वो कुछ प्लान्स बनाए गए हैं, है ना। सबसे पहले
बायो फार्मा शक्ति जो है प्लान लेके आए हैं। बायो फार्मा क्या होता है? जब दवाइयां जीवित चीजों से बनाई जाती हैं, जैसे कि सेल्स से, कवक से, फंगस से, या फिर बात करें तो पेड़ पौधों से, पत्तियों से, ये सब क्या है? जीवित चीजें हैं। तो जब दवाइयां जीवित चीजों से बनाई जाती हैं उसे बायो फार्मा बोला जाता है, जैविक दवाइयां बोला जाता है। तो बायो फार्मा शक्ति प्लान है, इसको बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान रखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा बायो फार्मा शक्ति के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। भारत को जो है बेसिकली बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग हब यहां पर बनाने का उद्देश्य है। इसके लिए क्या खोला जाएगा? 3 नए NIPER, 3 नए NIPER, बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, ये 3 नए NIPER हमारे देश में खोले जाएंगे। 3 नए NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और कितने NIPER खोले जाएंगे? 3। आपसे पूछा जाएगा ये क्यों जो है वो खोले जा रहे हैं? तो बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम के तहत, है ना, 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में इस पर खर्च किए जाएंगे और भारत को जो है वो बायो फार्मा के क्षेत्र में पावरफुल बनाने के लिए, अग्रणी बनाने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद आगे बात करें तो सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक होता है। ये वो जो है बेसिकली एक तरह से आप कह लें कि चीज है जिससे कि ये वो उस तरह का मेटल है या पदार्थ है जिसमें कि बिजली जो है ना तो पूरी तरह से जाती है ना ही जो है बिल्कुल रुक जाती है। मतलब थोड़ा थोड़ा बिजली जो है इसमें जाती है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। लेकिन ये स्मार्ट डिवाइसेस बनाने में बड़ा काम आता है जब उसके लिए आपको चिप बनानी होती है, इसलिए उन्हें सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। चाहे कैमरा हो, है ना, चाहे स्मार्टफोन हो या स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट एसी हो, स्मार्ट कार हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आजकल स्मार्ट डिवाइसेस बन रही हैं उसमें सब में सेमीकंडक्टर चिप जो है वो लगती है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत जो है बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर उपकरण, सामग्री और डिजाइन में जो है वो हम क्या बन जाएं? सेल्फ रिलायंट बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं और सप्लाई चेन को सुदृढ़ीकरण करें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमने जापान के साथ एग्रीमेंट किया है, जापान के साथ जो है वो समझौता किया है हमने इसके लिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए, है ना। सेमीकंडक्टर जो है अभी ताइवान दुनिया में नंबर 1 है सेमीकंडक्टर चिप जो है प्रोडक्शन के मामले में, है ना। डिजाइनिंग के मामले में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन भारत अब सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन दोनों को लेकर जो है वो प्रयास कर रहा है और भारत को आगे अग्रणी लेवल पर लाने का जो है बेसिकली लक्ष्य रखा गया। तो एक तो ये हो गया, स्मार्ट डिवाइसेस में काम आता है, तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा बदलाव। आपको पता है सेमीकंडक्टर जो है किससे मिलकर बनता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से मिलकर बनता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो कुल मिलाकर हर क्षेत्र को चुना गया है। काहे के लिए चुना गया है भैया? काहे के लिए चुना गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र वो चुने गए हैं जो विकसित भारत में हेल्प कर सके, है ना। उन्हें बोला भैया बायो फार्मा में जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो बनाते हैं सरकार उनके लिए अलग अलग प्लान्स लेके आती है, उनको इंसेंटिव देती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिसे बोला जाता है PLI के। आप ज्यादा उत्पादन जितना करोगे हम उतना प्रोत्साहन राशि आपको देंगे। अभी तक जो इसमें खर्च हो चुका है अप्रैल 2025 तक 22,919 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट बनाने के लिए ये पैसा खर्च हो चुका है ना। और उपलब्धि क्या हासिल हुई है इसमें कि निवेश लक्ष्य से 2 गुना ज्यादा जो है निवेश हमें प्राप्त हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण करने के लिए नया जो है प्रोत्साहित करने के लिए नया पैकेज क्या रखा गया? तो 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है। किसके लिए? तो 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है। जो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाएंगी, है ना, सरकार जिन सेगमेंट्स में बात कर रही है, तो उनको जो है क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन राशि,
है ना, दी जाएगी। भाई आपने इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, तो उसके लिए सरकार ने अलग से 40,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। ठीक है, बायो फार्मा शक्ति के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए निकाल लिए, है ना। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन ही जो है 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन पर जो है इंसेंटिव दे रहा है। फिर इसके बाद बात करें तो डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे जिसका उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली घरेलू जो केमिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम करना। केमिकल पार्क्स का मतलब यहां पर कि ऐसे इलाके डेवलप किए जाएंगे जिन फैक्ट्रीज में केमिकल्स बनाए जाएंगे जो हमारे काम के हैं, और स्वदेशी केमिकल्स होंगे, इंडिया में ही बनेंगे, विदेशों से हमें नहीं मंगाना पड़ेगा। और चैलेंज रूट के माध्यम से 3 जो है केमिकल पार्क, आपसे पूछा जाए कितने केमिकल पार्क, तो 3 केमिकल पार्क्स जो है केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। अब देखो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर लेके आया हूं, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जाएगा बजट 2026-27 में कितने जो है केमिकल पार्क्स का प्रस्ताव रखा गया है, आप बताओ। 3 केमिकल पार्क्स का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद फिर बात करें तो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अब भाई देखो, शिपिंग, व्यापार को अगर बढ़ाना है तो शिपिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो है वो जहाज में सामान रखकर हमें भेजना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तेजी से करना है ना। तो हमें कंटेनर्स भी खुद ही बनाने होंगे और बड़े लेवल पर बनाने होंगे। तो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए रखे गए 5 वर्षों के लिए, कि भैया हम कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, अलग अलग स्कीम लाएंगे, इंसेंटिव देंगे, है ना, कंपनियों को मदद करेंगे ताकि वो जहाज पर जो कंटेनर्स लोड होते हैं ना ज्यादा, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा गया। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन यही होंगे, केमिकल पार्क्स कितने बनाने का प्रस्ताव रखा गया, 3 नए केमिकल पार्क्स। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना बजट रखा गया, आप बताओ, 10,000 करोड़ रुपए। बायो फार्मा शक्ति के लिए कितना रखा गया, 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना बजट रखा गया है, 40,000 करोड़ रुपए। तो ये बजट आप याद रखिए, ये जो बजट एलोकेशन है याद रखिएगा। अब इसके बाद फिर जो पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, पुराने जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, उनको जो है बेसिकली फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, है ना। वो इलाके, वो क्लस्टर्स जहां पर पुराने उद्योग स्थापित थे जो अभी धीमे पड़ रहे हैं या उनमें कोई मदद की जरूरत है, तो फिर से उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। लक्ष्य क्या है, अब आपसे पूछा जाएगा कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं वो उनको रीजनरेट किया जाएगा, तो 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं उनको रीजनरेट किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। ये ध्यान रखिए वर्ड, 200 पूरा औद्योगिक। इसमें जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका मजबूत किया जाएगा, है ना, और साथ में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया जाएगा। भाई ऐसी फैक्ट्रीज हैं, है ना, वो मान लीजिए कि चीनी उद्योग है ना, या फिर जो है रेशम उद्योग है, कपास उद्योग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग है, या कुछ भी है जो थोड़ा सा मंदा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की कमी है, तकनीक की कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसको मजबूत किया जाएगा। और 200 जो है वो हमारे पुराने जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको पुनर्जीवित करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, लागत को कम करना और दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, 200 से ज्यादा औद्योगिक क्लस्टर्स को जो है पुनर्जीवित करने का उद्देश्य यहां पर रखा गया। अच्छा, फिर इसके बाद स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, चैंपियंस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बनाई जाएगी सूक्ष्म उद्योगों को समर्थन करने के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस को समर्थन करने के लिए चैंपियंस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो बनाई जाएगी। मतलब कि लघु एवं मध्यम उद्योग, है ना। तो चैंपियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और साथ में माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनको समर्थन दिया जाएगा। तो एसएमई की ग्रोथ के लिए कितना फंड रखा गया है, 10,000 करोड़। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, है ना, देखो मैंने आपको बताया हुआ है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, है ना। तो अब जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, या 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है, ये निवेश है।
ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां जहां 50 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, वो माइक्रो जो है वो एंटरप्राइजेस है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सी है? वो 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी है? जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर यहां, अच्छा निवेश के बाद फिर टर्नओवर, कारोबार की बात करें, कारोबार की बात करें तो 1 से 5 करोड़ रुपए तक वाली जो है वो क्या हो गई? माइक्रो। 5 करोड़ से जो है 25 करोड़ रुपए तक वाली जो है वो क्या हो गई? तो ये जो है स्मॉल हो गई। मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे मान लीजिए कि 50 करोड़ से लेके जो है 250 करोड़। हालांकि इन लिमिट्स को भी अब गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है ना, इन लिमिट्स को भी अब गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन थी, इन्हें गवर्नमेंट ने अब इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और इन संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, इन संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो फंड रखा गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। तो 10,000 करोड़ का फंड इसके लिए हो गया, ये आपको याद रख लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद बात करें तो भविष्य के चैंपियन एंटरप्राइजेस जो है बनाना है। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो है रखा गया। इसमें सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड मतलब आत्मनिर्भर भारत फंड भी एक रखा गया। तो आपसे पूछा जाए एसएमईज के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड जो है वो कितना रखा गया? तो आत्मनिर्भर भारत फंड एक्स्ट्रा, ये 10,000 करोड़ तो रखा ही गया है, और ऊपर से ये 2,000 करोड़ रुपए और रखे गए, 2,000 करोड़ रुपए। इज दैट क्लियर? तो 2,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत फंड फॉर एसएमईज, टॉपअप ये रखा गया है कि अगर ये 10,000 करोड़ रुपए कम पड़ेंगे तो 2,000 करोड़ रुपए और ऊपर से लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, और ये सूक्ष्म उद्योगों की को जोखिम पूंजी, रिस्क कैपिटल जो है ये उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब ये कि अगर वो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, अगर वो लोन लेते हैं और मान लीजिए किसी कारण से वो डूब जाता है ना, तो उसकी भरपाई जो है वो सरकार करेगी। उसके लिए अलग से जो है 2,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड जिसे बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिक्विडिटी सपोर्ट, तरलता जो है वो बढ़ाई जाएगी एमएसएमई को लोन देने के मामले में, है ना। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, है ना, व्यापार देयकों की छूट प्रणाली, है ना। बेसिकली जो भी लेन देन होता है उस पर जो टैक्स होता है ना, देना होता है, उस पर सरकार जो छूट देती है, तो वो बेसिकली ट्रेड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रेड्स कहलाती है। तो ट्रेड्स को बढ़ाना है, ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। एमएसएमई को उपलब्ध जो है अभी जो क्रेडिट है वो कितना है? 7 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट अभी उपलब्ध है ना। तो एमएसएमई को शीघ्र लोन मिले और सस्ता लोन मिले, एमएसएमई को शीघ्र लोन मिले, सस्ता लोन मिले। अभी हम अपने देश में एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कितना लोन अवेलेबल करा रहे हैं? 7 लाख करोड़ रुपए का लोन अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, आधारभूत संरचना। अब इसमें आपका जो है वो क्या आ जाता है? तो इसमें आपका सड़क, स्कूल, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, इसके अलावा बात करें तो अस्पताल, ये सब जो है वो क्या है? ये सब जो है बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर वो खर्च जिसे करने से सरकारी संपत्ति बनती है, सरकारी संपत्ति का निर्माण होता है ना, वो जो है बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो सरकारी संपत्ति का निर्माण के लिए जैसे फाइनेंशियल ईयर, जैसे 2014-15 की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे हम इन सब चीजों पर। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। लेकिन 2025-26 में इसका बजट 11.2 लाख करोड़ हो गया। आप देख रहे हो 2014-15 में 2 लाख करोड़ थे इन सब चीजों के लिए, 2025-26 में 11 लाख करोड़ हो गया, 11.2 लाख करोड़, और 26-27 में 12.2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए फिर बचा जो है इसमें बढ़ाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय वो कहलाता है जिसमें खर्च करने पर सरकार की संपत्ति बनती है। मतलब इन सब चीजों पर खर्च कितना किया जाएगा? 12.2 लाख करोड़। इससे नौकरियां भी पैदा होंगी, नौकरियां भी जनरेट होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन, है ना। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है सीपीएसई रियल एस्टेट, मतलब कि जो निर्माण कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में है, सरकारी कंपनियां हैं, है ना, उनके लिए मुद्रीकरण मतलब पैसे की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। सस्टेनेबल कार्गो मैनेजमेंट मूवमेंट, सतत कार्गो मूवमेंट, सतत माल परिवहन, सतत मतलब कि जहां पर जिसकी वजह से, सतत मतलब कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और कार्गो मूवमेंट भी बेहतर हो, माल परिवहन भी बेहतर हो, है ना। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, मतलब ऐसे गलियारे, ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो केवल और केवल किसके लिए, माल ढुलाई के लिए, जिनमें सिर्फ ट्रक्स जा सकते हैं बड़े बड़े, है ना, तो वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहलाते हैं। तो ये नया जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कहां से कहां बन रहा है, तो भैया एक तो जो है वो डानकुनी में बन रहा है। कहां बन रहा है, डानकुनी उड़ीसा में बन रहा है ना, और दूसरा जो है वो सूरत में बन रहा है, पश्चिम में, वेस्ट में बन रहा है। ठीक है। नेशनल वाटरवे एक्सपांशन, 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कितने नए जलमार्ग बनाए जाएंगे, तो 20 नए वाटरवे या जलमार्ग बनाए जाएंगे, है ना। नदियों से होते हुए जो है जो जहाज सामान लेके जाते हैं, छोटे छोटे क्रू जो है सामान लेके जाते हैं, प्राथमिकता क्या है, नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा, है ना। ये जो है बेसिकली तालचर अंगुल से लेके पारादीप धमरा पोर्ट तक जो है उड़ीसा में नेशनल वाटरवे 5 सबसे पहले डेवलप किया जाएगा। टोटल 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग, जैसे बनारस से हल्दिया हमारा पहला वाटरवे बना था भारत का, अभी 20 नए वाटरवे जो है वो बनाने हैं। ठीक है। और शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाएंगे। भाई जब जहाज से हम वाटरवे के जरिए जहाजों से माल ढुलाई करेंगे तो फिर जहाजों को रिपेयर करने की फैसिलिटी बनानी है ना, तो भैया शिप रिपेयर इकोसिस्टम, शिप को रिपेयर करने, जहाजों को रिपेयर करने के लिए कहां बनाया जाएगा इकोसिस्टम, तो भैया ये जो है वाराणसी और पटना में बनाया जाएगा। वाराणसी और पटना में जो है शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा, है ना। अच्छा ये जरूर ध्यान रखना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है डानकुनी पूर्व में, ईस्ट में, और गुजरात में पश्चिम में, सूरत में, तो डानकुनी और सूरत 2 जगह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या माल परिवहन जो कॉरिडोर है वो बनाए जाने। अच्छा अब कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, सड़क रेल से जलमार्ग की ओर माल परिवहन, मतलब यह कि यहां पर सीधा सीधा बोला जा रहा है कि कोस्टल कार्गो को प्रमोट करना है। सड़क और रेल मार्ग की जगह हमें जहाजों के कार्गो को जो है ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि एक जहाज में ज्यादा माल आ जाता है। कई ट्रेनों के बराबर जो है हजारों की संख्या में कंटेनर जो एक जहाज में आ जाते हैं, और जहाज से माल ढुलाई करना काफी सस्ता पड़ता है। तो बेसिकली यहां पर बोल रहे हैं सड़क और रेल के मुकाबले जल मार्ग को जो है बेसिकली जल मार्ग की ओर माल परिवहन को शिफ्ट करना, सड़क और रेल के कंपैरिजन में इस पर ज्यादा ध्यान देना लक्ष्य रखा गया है। अभी क्या होता है कि 6% जो भी टोटल माल ढुलाई होती है अभी 6% है लक्ष्य, और उसे बढ़ाकर हमें 2047 तक कितना करना है, तो 2047 तक हमें कितना करना है, इसे 12% करना है। कि भाई टोटल माल ढुलाई जो हम करते हैं अभी 6% हम जो है वो जहाजों के माध्यम से, वाटरवे से करते हैं, जलमार्ग से करते हैं, फिर उसे हम 12% करें कि टोटल माल ढुलाई का 12% जो है वो हम जलमार्ग के जरिए कर पाए। 2047 तक का लक्ष्य हमारा रखा गया है। इसके बाद बात करें तो और क्या क्या जो है वे इसमें किया गया, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन पकड़, उपयोग एवं भंडारण, इसमें जो है 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया 5 वर्ष के लिए। उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, है ना, उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमने जो है कितना बजट रखा है, 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है 5 वर्ष के लिए। इसको क्या बोला जाता है, CCUS बोले तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। जैसे मैंने बोला था कार्बन क्रेडिट जो है की बात होगी, वनतारा वगैरह ये कार्बन क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, ये जो है वो प्रकृति का फायदा कर रहे हैं, अपना कार्बन क्रेडिट क्रिएट करेंगे, और जो कंपनियां प्रकृति और जो है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए खर्च नहीं कर पाएंगी वो इनको पैसा देंगी, तो इनको वो क्रेडिट मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि
जैसे बनारस में आपने देखा होगा कि जो लोग, जिनके अपने प्रिय लोगों का निधन हो जाता है लेकिन वो किसी कारण से अपने सर जो है या बाल जो है वो अर्पण नहीं कर पाते हैं, है ना, मान लीजिए जिन्हें संकोच होता है या कोई कोई भी वजह हो सकती है, ऑफिस या कोई भी रीजन है, तो फिर वो क्या करते हैं, किसी और बच्चे को या बड़े को, व्यक्ति को पैसा दे देते कि भाई 500-1000 रुपए तुम रखो और हमारी तरफ से तुम जो है वो ये बालों का दान कर दो, है ना, मुंडन करा लो। तो ऐसे ही यहां पर होगा कि अगर कोई कंपनी जो है कार्बन उत्सर्जन कम नहीं कर पा रही है ना, वो पेड़ लगाने को खर्च नहीं कर पा रही है या पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट अलग से नहीं चला पा रही है, तो वो क्या करेगी, वनतारा जैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर देगी। वनतारा को बोलेगी कि भैया ये हमारी तरफ से 2 करोड़ रुपए आप पेड़ लगाओ, वो कितना कार्बन क्रेडिट उसका बनता है वो हमें दे दो, हम सरकार को बता देंगे भैया हमने इतने पेड़ लगाए, तो हमारा कार्बन उत्सर्जन जो है हमारी तरफ से हमने कोशिश की, ये होता है। तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो है बजट सरकार की तरफ से रखा गया है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 5 वर्ष के लिए, याद रखना। फिर इसके बाद सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की अगर हम बात करें, है ना, तो टियर 2 और टियर 3 शहर एवं तीर्थ नगर, है ना, कोशिश की जाएगी कि शहरों की आर्थिक क्षमता जो है बढ़ाई जा सके और कैसे कैसे कमाई की जा सकती है, कैसे कैसे इनकम जनरेट की जा सकती है हमारे शहरों की, उनको जो है बेसिकली डेवलप किया जाएगा, है ना। प्रति सिटी इकोनॉमिक रीजन जो है 5,000 करोड़ रुपए का, प्रति सिटी इकोनॉमिक रीजन 5,000 करोड़ रुपए का जो है इसमें बेसिकली बजट रखा गया है, 5,000 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए। सिटी इकोनॉमिक रीजन, शहरी आर्थिक क्षेत्र, शहरी आर्थिक क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए, हर आर्थिक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कितना दिया जाएगा, 5 वर्ष के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है, शहरी आर्थिक क्षमता को खोलना। भाई किस शहर में कैसे कैसे जो है वो आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जा सकती, इनकम बढ़ाई जा सकती है ना। तो जो भी टीयर 2 टीयर 3 शहर हैं और जो तीर्थ नगर हैं उनमें आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए ये 5,000 करोड़ रुपए का प्रति सिटी इकोनॉमिक रीजन, सीईआर का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 5,000 करोड़ का बजट रखा गया। अब उसके बाद फिर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, है ना। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मतलब तेज स्पीड से जो है ट्रेन जहां चलेंगी, तो मुंबई से पुणे के बीच में, पुणे से हैदराबाद के बीच में, हैदराबाद से बेंगलुरु, है ना, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मतलब कुल मिलाकर आप देखो वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट सबको कनेक्ट कर दिया है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, ये पूरा जो है वेस्ट से साउथ को पूरा कनेक्ट कर दिया है ना। अच्छा, उसके बाद फिर दिल्ली से वाराणसी, अभी दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी चलता ही है, दिल्ली से वाराणसी, है ना। फिर उसके बाद वाराणसी से सिलीगुड़ी, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, आरआरटीएस हो गया, है ना, बुलेट ट्रेन हो गया। तो ये सारे जितने भी जहां जहां पॉसिबल हो सकते हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं ये, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, है ना, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। तो इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा आप, कौन सा रूट है वो पूछ लेता है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, वित्तीय क्षेत्र सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं, तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स इंसेंटिव स्कीम, मतलब ये कि अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम, है ना, नगर पालिका किसी अगर शहर की है और अगर वो अच्छे काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अपने शहर में वो उधार लेना चाहती, तो वो कैसे उधार लेगी, बॉन्ड के जरिए, है ना, तो उसे म्युनिसिपल बॉन्ड बोला जाता है। तो अगर 1,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जारी कर रही है तो सरकार की तरफ से उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, बॉन्ड जारी करना मतलब जनता से उधार लेना, है ना। तो अगर 1,000 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड या 1,000 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का सिंगल बॉन्ड जो है अगर जारी किया गया है, तो सरकार ये कह रही है कि अगर कोई नगर निगम इतना गट्स दिखा रही है, प्लानिंग कर रही है, 1,000 करोड़ रुपए उधार ले रही है जनता से अपने काम करने के लिए, तो हम 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उसमें देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि भैया ये जो म्युनिसिपल सेक्टर्स हैं जो है उनमें बेसिकली सुधार होगा। छोटे शहरों के लिए ये अमृत सहायता जारी रहेगी, है ना। अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे शहरों के लिए
अमृत योजना रहेगी, अमृत सहायता जारी रहेगी। इसमें भाई सड़क मार्ग, पानी की सप्लाई, है ना, कुल मिलाकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना ये अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फिर इसके बाद 1000 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड पर 100 करोड़ रुपए प्रोत्साहन, ये बड़े शहरों के लिए, है ना, ये जो है वो बड़े शहरों के लिए, कि बड़े शहर जो हैं वो अगर 1000 करोड़ रुपए उधार ले रहे हैं तो 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से। फिर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में आसानी हो इसके लिए क्या कर रहे हैं, है ना, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, PIS लिबरलाइजेशन। मतलब यह है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति को शेयर में निवेश की अनुमति जो है वो दी गई है ना, ठीक है भाई। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉन रेसिडेंट है ना, नॉन रेसिडेंट है, पर्सन ऑफ नॉन रेसिडेंट या विदेश में रहने वाला व्यक्ति है, वो शेयर में निवेश करता है ना, तो पहले जो व्यक्तिगत सीमा थी वो कितनी थी, 5% उसे बढ़ाकर जो है 10% कर दिया गया, और कुल सीमा जो है 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 24% कर दी गई, है ना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है लिबरलाइज कर दी गई कि पहले विदेश में रहने वाला व्यक्ति कितना इन्वेस्ट कर पाता था, व्यक्तिगत 5%, अब उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया इंडिविजुअल के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो पोर्टफोलियो निवेश में जो है 10 से बढ़ाकर अब 24% जो है लिमिट कर दी गई है। पोर्टफोलियो निवेश क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, कि आप जो है वो जब विदेश में रहकर ही हमारे देश में, भारत में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, विदेश से अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 10% से कम का इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नियमों में ढील दी गई है ताकि निवेश जो है वो ज्यादा हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंपनियों को निवेश मिलेगा तो वो भी कंपनियां इंडिया में आना पसंद करेंगी कि भाई हाँ वहां तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में छूट मिली है, विदेशों से आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। फिर इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI इंटीग्रेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और AI इंटीग्रेशन, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और AI इंटीग्रेशन किया। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या किए हैं उभरती हुई तकनीक और AI को साथ में जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले जैसे AI मिशन रखा है ना, इसको शासन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में AI का उपयोग, उसको बढ़ावा देना है। नेशनल क्वांटम मिशन, है ना, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, क्वांटम कंप्यूटिंग, अल्ट्रा फास्ट टेक्नोलॉजी, उसको बढ़ावा देना। क्वांटम सुपर कंप्यूटर की जगह क्वांटम कंप्यूटर्स आए, क्वांटम मिशन हो, तेजी से कैलकुलेशंस हो, है ना, तेजी से डिसीजंस लिए जाएं। करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल है क्वांटम टेक्नोलॉजी, है ना, सुपर कंप्यूटर के मुकाबले, तो नेशनल क्वांटम मिशन यहां पर रखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज में और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग देगा, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए जो है वो फंड बनाया जाएगा। RDI फंड जिसे बोला गया, बनाया नहीं जाएगा, बनाया जा चुका है ना। ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है, ये 1 लाख करोड़ रुपए का, कि मतलब अगर मैं रिसर्चर्स हूं तो, और मैं जो है एक संस्था या स्टार्टअप शुरू किया जो रिसर्च करती है, तो सरकार मुझे मदद करेगी, इंसेंटिव देगी। इसे RDI फंड बोला गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव फंड, है ना। ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। तो इन टेक्नोलॉजी और AI इंटीग्रेशन के मामले में AI को बढ़ावा दे रहे हैं, क्वांटम मिशन बनाया, क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है वो बनाया जा रहा है रिसर्च के लिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है, विजन जो है वो क्या है, तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाना, किसानों को लाभ पहुंचे, महिलाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में जो है वो लाभ पहुंचे। फिर इसके बाद युवाओं को जो है स्किल सीखने में मदद मिले, और जो दिव्यांगजन है ना, उनको भी जो है इसका फायदा पहुंचे। तो किसानों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजनों को फायदा देने के लिए इन तकनीकों को जो है अपग्रेड करने का और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। अब उसके बाद फिर बात करें तो क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मतलब पेशेवर लोग अलग अलग फील्ड में। देखो अब विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए तेजी से काम करने के लिए अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमको बनाने पड़ेंगे। तो अब बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो है वो कैसे कैसे बनाने पड़ेंगे, जैसे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है ना, हेल्थ प्रोफेशनल्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। अब ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जिन्हें AHP बोला जाता है,
जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं और अलग अलग क्षेत्रों के हैं, जैसे कि फॉर नेत्र परीक्षण, ऑप्टोमेट्री, है ना, या फिर रेडियोलॉजी, एक्सरे वाले, एनेस्थीसिया वाले, है ना, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, ओटी, ऑपरेशन थिएटर तकनीक, फिर इसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब व्यवहारिक मनोविज्ञान, या फिर बिहेवियरल हेल्थ व्यवहारिक मानसिक स्वास्थ्य। तो इन सब क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की संख्या हमें बढ़ानी है। ठीक है, 5 वर्षों में टोटल 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हमें जोड़ना है इन अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, क्योंकि यही तो विकसित भारत में सपोर्ट करेंगे। भारत को जो है एक मेडिकल हब बनाया जाएगा, है ना, और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब, मतलब बेसिकली अब नॉर्मल टूरिज्म को तो हम बढ़ावा देते हैं, मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है? तो मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है बच्चों यहां पर कि इलाज कराने के लिए लोग इंडिया आए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे, है ना। कितने मेडिकल हब बनाए जा रहे हैं? 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है उसमें सुनिश्चित रहेगी कि स्टेट और जो है पब्लिक सेक्टर जो है ये रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो भैया सिंपल है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट का सेंटर बनाना, इलाज का केंद्र बनाना, आयुष पद्धति को डेवलप करना। आयुष है क्या? हम लोग बार बार आयुष बोलते रहते हैं, आयुष आयुष है क्या? तो आयुष में क्या है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये चिकित्सा की 5 प्राचीन पद्धतियां हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसको बोला जाता है आयुष। तो इन क्षेत्रों को विकास करने के लिए जो है 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कितने नए एम्स बनाए जा रहे हैं आयुर्वेद के लिए? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ AIIA बनाए जाएंगे। एम्स बोल रहा हूं मैं, AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये 3 नए बनाए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आयुष को बढ़ावा देने के लिए कितने? 3 नए। अच्छा, आयुष दवा खाने खोले जाएंगे और ड्रग टेस्टिंग, इनको लैब्स को जो है अपग्रेड किया जाएगा। एक और बात ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, जामनगर में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा, है ना, इसको अपग्रेड किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। जामनगर गुजरात में, जहां पर वनतारा है ना, अनंत अंबानी का, उसी शहर में जामनगर में WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है उसको अपग्रेड किया। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब वही आयुष, ये सब। एविडेंस बेस्ड रिसर्च यहां पर की जाएगी, मतलब ये कि ये नहीं कहा जाएगा कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, अरे नहीं ये तो काम चलाऊ, नहीं, एविडेंस बेस्ड रिसर्च की जाएगी कि भाई इससे ये बीमारी ठीक होती है ना। ऐसा नहीं होगा कि नहीं बोलेंगे आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है पर कैसे है, कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ के साथ यहां पर रिसर्च जो है की जाएगी ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिल सके। पशुपालन के क्षेत्र में जो है बेसिकली इसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्या किया जा रहा है? तो भैया कोशिश की जा रही है विकसित भारत में इनका क्या योगदान होगा। हम ये जो भी पढ़ रहे हैं ये सब विकसित भारत में योगदान के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे 10,000 अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाए जाएंगे, मेडिकल टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, है ना, आयुष पद्धति का डेवलपमेंट किया जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कृषि आय में 16% योगदान है किसका? पशुपालन का। कृषि आय में 16%। गरीब और सीमांत किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, है ना, छोटे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं। 20,000 नए पशु चिकित्सा पेशेवर मतलब वेटरनरी डॉक्टर, 20,000 नए जो हैं वो वेटनरी डॉक्टर जो हैं बेसिकली तैयार किए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में जो है वो और संभावनाएं बढ़े और हमारा जो पशुपालन क्षेत्र है, क्योंकि ज्यादातर पशुओं का इलाज वो सस्ता और इलाज उपलब्ध हो पाए, क्योंकि पशुपालन भी भारत में बहुत बड़ा उद्योग है। अगर गाय और भैंसों की संख्या की बात करें, कैटल पॉपुलेशन की बात करें, तो कैटल पॉपुलेशन हमारे यहां लगभग 35 करोड़ से ज्यादा है और दुनिया में सबसे ज्यादा गाय भैंसों की संख्या भारत में है। हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर भी हैं। ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? तो एवीजीसी सेक्टर। ऑरेंज इकोनॉमी क्या कहलाती है? एवीजीसी सेक्टर। एवीजीसी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इन सेक्टर्स को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा
और कोशिश की जा रही है कि 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार हों, इसमें 20 लाख प्रोफेशनल्स, 20 लाख ट्रेंड लोग इसके लिए तैयार हों, है ना। क्योंकि आपको पता है आज भी इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी, बॉलीवुड से बड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा है गेमिंग इंडस्ट्री, ध्यान रखिए। तो इसके लिए जो है इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई, है ना। एक तो ये पहल की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई में स्थापित हो रहा है, एक तो ये पहल हो रही है। दूसरी बात कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो हैं वो तैयार की जाएंगी। कंटेंट क्रिएटर लैब्स जहां बच्चों, स्कूलों को 15,000 स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाएगा कि भैया ये इस सब का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, ये सब कंटेंट कैसे बनाया जाता है। 500 जो है भारत में कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जो रील क्रिएशन है या फिर ऑनलाइन वीडियो बनाना है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना है ना, या फिर गेमिंग है या फिर एनिमेशन है, ये सब जो है वो प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग जो है वो सरकार देगी 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में, है ना। 2030 तक 20 लाख पेशेवर हमें बनाना है ताकि विकसित भारत हम कर सकें 2047 तक। विकसित भारत के लिए हायर एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो है वो खोली जाएंगी जिनमें शिक्षा का और उद्योगों का डायरेक्ट कनेक्शन हो। ऐसा जो है वो यूनिफाइड मॉडल तैयार होगा कि भाई वहीं पर उसी शहर में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और वहीं पर कंपनीज भी काम कर रही हैं। कंपनीज यहां आती हैं, बच्चों को सिलेक्ट करती हैं, नौकरी देती हैं और बच्चों को पढ़ाया भी उसी हिसाब से जाता है जिस हिसाब से उद्योग और इंडस्ट्रीज स्थापित हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से। तो शिक्षा और उद्योग एकीकृत मॉडल है। यहां पर 5 टाउनशिप बनाई जाएंगी। कितनी टाउनशिप बनाई जाएंगी? 5 टाउनशिप बनाई जाएंगी, है ना। औद्योगिक व लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, लॉजिस्टिक कॉरिडोर हैं, जो जो उद्योग जहां जहां कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उनके पास में जो है हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएगी। मतलब अब जहां जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां वहां यूनिवर्सिटीज भी होंगी ताकि उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग मिल सके, इंटर्नशिप मिल सके और उन्हीं में नौकरी भी मिल सके। तो 5 टाउनशिप डेवलप की जाएंगी, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद गर्ल्स हॉस्टल इन हायर स्टेम एजुकेशन। अब गर्ल्स हॉस्टल भी जो है, अब हायर मतलब उच्च शिक्षा, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो स्टेम एजुकेशन में लड़कियों की साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बढ़ावा देने के लिए जो है छात्राओं के लिए छात्रावास रखा जाएगा ताकि लड़कियों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल जो है की योजना रखी गई। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा ताकि दूर दराज के गांव के इलाके से भी कोई लड़की अगर पढ़ना चाहती है, छोटे शहर से बड़े शहर जाकर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, तो हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल और महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो विकसित भारत के लिए टूरिज्म गाइड। ये सब हम विकसित भारत के लिए पढ़ रहे हैं। ये 6वां पॉइंट, ये 7वां पॉइंट, ये सब विकसित भारत के लिए पढ़ रहे हैं। टूरिज्म गाइड, टूरिज्म गाइड जो है वो मतलब अगर कोई घूमने आता है तो उसको जो सब कुछ बताता है कि भाई इधर ये घूमने का है, इसका ये इतिहास है, उन सबको जो हम पर्यटक गाइड, पर्यटन गाइड बोलते हैं, टूरिज्म गाइड बोलते हैं। तो टूरिज्म को भी जो है आने वाले समय में विकसित भारत में बहुत हेल्प करेगा। तो हम 10,000 गाइड जो है वो तैयार करेंगे, है ना। 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट पर, जो 20 जैसे ताजमहल हो गया या लाल किला हो गया या कुतुब मीनार हो गया, है ना। तो ये जितनी भी 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट हैं, है ना, इन पर 10,000 गाइड्स जो है वो तैयार किए जाएंगे। इनको 12 हफ्तों का कोर्स कराया जाएगा, है ना। और ये किसकी मदद से कराया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं, IIMs हैं, IIMs में 12 हफ्ते का कोर्स कराया जाएगा। गाइड्स को, जो टूरिस्ट गाइड होंगे, 10,000 गाइड्स जो है इसके लिए तैयार किए जाएंगे, जिससे कि हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारा आतिथ्य जो है वो बेसिकली और हमारी मेजबानी जो है इंप्रूव हो और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में घूमने के लिए आए। फिर इसके बाद बात करें तो इंक्रीजिंग फार्मर इनकम्स, किसानों की आय जो है बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मत्स्य पालन विकास, 500 जो है वो जलाशय और अमृत सरोवर, 500 जलाशय और अमृत सरोवर जो है वो विकसित किए जाएंगे, है ना, ताकि मछली पालन के लिए आय बढ़े।
अच्छा, फिर इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और ट्रामा सेंटर, देखभाल सेंटर जो है वो बढ़ाए जाएंगे, जिन्हें बोला जाता है निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसका दूसरा अभी एक हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 2 खोला जाएगा। फर्स्ट वाला कहां पर है? हैदराबाद में, है ना। तो उत्तर भारत में कोई भी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नहीं है, तो ये उत्तर भारत में निमहंस 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो अभी हैदराबाद में है, अब उत्तर भारत में भी खोला जाएगा। उसके बाद फिर बात करें तो रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जाएगा, जो क्षेत्रीय, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची, नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट तेजपुर, है ना। तो ये जो है ये रीजनल क्षेत्रीय इंस्टीट्यूशंस है मानसिक स्वास्थ्य वाले, इनको जो है अपग्रेड किया जाएगा और उत्तर भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 2 खोला जाएगा। और 1 जो है वो कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 1 जो है वो कहां है? तो हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। सिर्फ वही पॉइंट्स लेके आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जाएगा। अब बुद्धिस्ट सर्किट क्या डेवलप किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और नागालैंड को छोड़कर, मेघालय और नागालैंड नहीं है इसमें, ध्यान रख लेना बस, नागालैंड नहीं है। मेघालय और नागालैंड को छोड़कर बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जाएगा। मतलब ऐसे मंदिरों को कॉरिडोर्स के जरिए जो है, सड़क मार्ग के जरिए, ट्रेन मार्ग के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे कि बुद्ध तीर्थ स्थल और बुद्ध से संबंधित इलाकों को जो है टूरिज्म के लायक बनाया जा सके, जोड़ा जा सके, उससे भी इनकम जनरेट होगी। तो बुद्ध सर्किट बनेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट बना हुआ है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को मिलाकर जो है वो महाभारत सर्किट बना हुआ है या बन रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि जहां जहां भगवान राम गए थे उन इलाकों को जो है ट्रेन मार्ग और सड़क मार्ग से बेहतर तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि टूरिज्म बढ़े। तो ऐसी बुद्धिस्ट सर्किट नॉर्थ ईस्ट में जो है इन 6 राज्यों में बन रहा है। फिर इसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां वित्त आयोग जो है ना, बेसिकली 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को पेश कर दी। इसमें यह साफ साफ बोला गया है कि केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो कितने % रहेगी। अभी बोला जा रहा था इसको 27% या 29% करेंगे, पर नहीं, केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होगी। मतलब केंद्र सरकार अगर आईजीएसटी वसूल रही है या जो भी टैक्स वसूल रही है सरकार, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वसूल रही है, कस्टम ड्यूटी वसूल रही है सरकार, तो जो भी केंद्र सरकार टैक्स वसूल रही है राज्यों में से, है ना, अलग अलग, उनमें 41% हिस्सेदारी जो है वो किसकी होगी? राज्यों की होगी। 41% हिस्सेदारी। तो ये पहले भी कंटिन्यू था, अभी भी कंटिन्यू है, इसमें कमी नहीं की जा रही है, ये 16वें वित्त आयोग ने बोला है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अलग अलग पर्पसेस से फाइनेंस कमीशन ने कितना ग्रांट या अनुदान देने की सिफारिश की है? 1.4 लाख करोड़ रुपीस के अनुदान या ग्रांट्स देने की जो है सिफारिश की गई है। डेट टू जीडीपी रेशियो, हमारी जीडीपी कितनी है, हमारा देश का कारोबार, सकल घरेलू उत्पाद कितना है और उसमें उधार कितना है। डेट मतलब आपका क्या हो गया यहां पर? उधार कितना हमें लेना पड़ता है। तो बेसिकली उसका लक्ष्य रखा गया है कि अभी अगर बात करें तो 2026-27 में यह लक्ष्य है कि जीडीपी का 55% जो है वो डेट होता है, 55.6% डेट होगा, ये हमने लक्ष्य रखा है कि भाई हमारा मान लीजिए जो कारोबार है, देश की जीडीपी है वो 100 लाख करोड़ की है अगर है, तो उसमें से 55.6 लाख करोड़ रुपए जो है वो हमें उधार लेना पड़ता है। तो हम लक्ष्य बना रहे हैं कि 2030-31 तक जो है वो हमें जीडीपी का केवल 51% ही जो है उधार लेना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है ना। ये है डेट टू जीडीपी रेशियो, कि हमारा अगर जीडीपी 100 लाख का है तो उसमें से 51 लाख हमें उधार लेने पड़े, है ना। तो ये है डेट जीडीपी रेशियो। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल जो है, फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा। ये क्या होता है? सीधा सीधा राजकोष में कमी। मतलब आप अगर जो है वो खर्चे का प्लान किया है बजट में, आपने मान लीजिए 30 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन आपके जो है वो खजाने में सरकार में पैसा सिर्फ 25 लाख करोड़ है, तो 5 लाख करोड़ सरकार को उधार लेने पड़ेंगे। तो राजकोष में जो कमी
होती है जो सरकार को उधार लेनी पड़ी, जो उधार लेना पड़ेगा, उधार लेना होगा, वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, जो राजकोष में पैसा कम पड़ता है खर्चे के लिए बजट में और वो उधार लेना पड़ता है, वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। तो अभी तक जो कहते हैं कि 2025-26 जो है, जो अभी बीत गया, उसमें जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, रियल एस्टिमेट जो उसका है वो आया 4.4%। अच्छा, 2026-27 में हमने बजट में जो एस्टिमेट रखा है फिस्कल डेफिसिट हम कितना रखना चाहते हैं, 4.3%। ये कितना 4.3%, तो 4.3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी का 25-26 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना रहा, 4.4%। अब हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 4.3% करेंगे। ठीक है भैया, जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट। अब उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है बजट एस्टिमेट की। बजट का कैसा क्या हिसाब किताब है भैया, तो बजट एस्टिमेट की अगर हम बात करें, बजट एस्टिमेट की हम बात करें तो नॉन डेट रिसिप्ट्स 34 लाख करोड़। नॉन डेट रिसिप्ट्स जो है वो कितनी है, 34 लाख करोड़ है। मतलब ये कि पूरा हमें वो रिसिप्ट जो हम सरकार की प्राप्ति होगी, जिसमें सरकार को कहीं कोई ऑब्लिगेशन या देनदारी नहीं होगी, टोटल 34 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए सरकार के 2025 में, जिसमें टैक्स के जरिए 26.7 लाख करोड़ आए। टोटल सरकार का जो खर्च हुआ, टोटल सरकार का जो खर्च हुआ एक्सपेंडिचर, वो 49 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ, 49.6 लाख करोड़ का, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, मतलब वो सरकारी प्रॉपर्टी जिससे बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जो है वो 11.2 लाख करोड़ रुपए का, लगभग 11 लाख करोड़ का हुआ है। और इस बार हमने 12.2 लाख करोड़ का हुआ है, मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। फिर इसके बाद अब 2026-27 के एस्टिमेट्स क्या है, तो 2026-27 के एस्टिमेट्स ये हैं कि नॉन डेट रिसिप्ट्स जो है वो 36.5 लाख करोड़ है ना। मतलब ये कि पिछले साल जहां 34 लाख करोड़ हमें प्राप्त हुए थे, अब हमें जो है उम्मीद है कि 36.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, है ना। सभी तरीके से जो भी सरकार की कमाई होगी वो नॉन डेट रिसिप्ट्स, मतलब इसमें अब कुछ भी चुकाना नहीं है, ये सब सरकार का है। अच्छा, इसमें से टैक्स के जरिए कितना पैसा आएगा, 28.7 लाख करोड़ रुपए। बाकी बचा हुआ पैसा जो है 36 में से 28 तो टैक्स के जरिए है, बाकी जैसे कोई अपना प्रॉपर्टी बेचा, डिसइन्वेस्टमेंट किया, है ना, जो सरकारी कंपनियां कमा रही है उनकी कमाई, सरकार ने किसी को, आरबीआई ने उधार दिया है उससे कमाई, बैंकों के जरिए इनकम हो रही है, तो सरकार की जो भी इनकम हो रही है वो अलग, और प्लस टैक्स के जरिए, तो टोटल 36 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी, 36.5 लाख करोड़ की। लेकिन खर्च हमारा फिर बढ़ गया, 36.5 लाख करोड़ की कमाई होगी और टोटल एक्सपेंडिचर होगा 53.5 लाख करोड़, इतना खर्च होगा। तो 53.5 लाख करोड़ में से 36.5 लाख करोड़ अगर हम घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो हमें उधार लेना पड़ेगा, दैट विल बी नोन एज फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो टोटल जो है 17.2 लाख करोड़ रुपए आपको उधार लेने पड़ेंगे, 17.2 लाख करोड़ रुपए जो है वो उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 53 लाख करोड़ रुपए का खर्च है, 53.5 लाख करोड़ का, और 36.5 लाख करोड़ कमाई होगी, तो ये टोटल 17 लाख करोड़ रुपए जो है उधार लेने पड़ेंगे, है ना। बाजार से शुद्ध उधारी लगभग 12.25 लाख करोड़ होगी, बाकी स्मॉल सेविंग्स के जरिए जनता से उधार लेंगे, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, उस सबसे, तो कुल मिलाकर 17.2 लाख करोड़ रुपए सरकार को उधार लेने पड़ेंगे। फिर इसके बाद डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो क्या किए गए हैं, तो भैया इनकम टैक्स एक्ट पुराना था हमारा 1961 का, 64 साल पुराना कानून था, है ना, इसको पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया गया है, गैर जरूरी चीजों को इसमें हटा दिया गया है ना। तो अनाउंसमेंट जो है बेसिकली इसका हुआ था जुलाई 2026 में, है ना। फिर 9 महीने में इसको कंप्लीट भी कर लिया गया है, और फाइनली नया जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। मतलब आने वाला 1 अप्रैल को हमारा नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा, जो कि पास हुआ था कब, इन न्यू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 2025। पुराना कौन सा था, 1961 का, इसकी जगह पर 2025 का कानून चलेगा। करदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, है ना, जैसे कि मोटर दुर्घटना मुआवजे पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर मोटर दुर्घटना आपकी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उस पर जो मुआवजा मिलता है, उस पर मुआवजे पर अगर आप कोई इंटरेस्ट कमा रहे हो तो उस इंटरेस्ट को जो है
एग्जेम्प्ट किया गया है, पूरी तरह से वो टैक्स फ्री है ना। एक्सीडेंट कंपनसेशन पर मिलने वाला जो ब्याज है पूरी इनकम टैक्स फ्री नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको 30 लाख रुपए मिला या दुर्घटना मुआवजे में, या 10 लाख मिला, मान लो 10 लाख, तो 10 लाख पर अगर आपको जो है वो इंटरेस्ट साल भर में कमाई ब्याज की आपकी 50,000 हुई, तो उस 50,000 पर कोई जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मान लीजिए उस पर जो है आपको इंटरेस्ट मिला 1 लाख, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर बात करते हैं विदेश यात्रा पर जो है टीसीएस जो है वो कम किया गया है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब आप विदेश यात्रा पर जाते थे ना पहले, तो विदेश यात्रा पर पहले 5% का टैक्स लगता था, सॉरी 20% का, पहले 5% का टैक्स लगता था, 5 से लेके 20% तक अलग अलग मामलों में। लेकिन अब जो है प्रस्ताव दिया गया है कि विदेश यात्रा पर जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है वो केवल 2% लगेगा, है ना। नया विदेश यात्रा पर जो है टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, नया जो प्रस्ताव है वो कितना है, तो प्रस्ताव ये है कि विदेश जाने पर, है ना, अब कोई न्यूनतम रकम की शर्त नहीं है, केवल 2% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस, है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पहले जो टीसीएस कटता था वो 5 से लेके 20% तक कटता था अलग अलग क्षेत्र में, अब जो है बोला गया है कि 2% कटेगा, तो इससे हमारी विदेश यात्रा जो है वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं एजुकेशन एंड मेडिकल एलआरएस टीसीएस रेशनलाइजेशन। मतलब ये कि विदेश में पढ़ाई पर पहले जो है जहां कितना लगता था टैक्स 5%, अब कितना लगेगा, 2% लगेगा, है ना। तो विदेश में पढ़ाई करना भी सस्ता होगा। विदेश पैसा भेजने की जो आरबीआई की स्कीम है ये, है ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मतलब ये कि अगर पढ़ाई के पर्पज से, मेडिकल के पर्पज से विदेश पैसा भेज रहे हो तो 5 की जगह 2% टैक्स ही लगेगा। अच्छा, रिटर्न रिवीजन टाइमलाइन एक्सटेंशन। रिटर्न रिवीजन टाइमलाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या है, तो भैया आईटीआर सुधारने की तारीख 31 दिसंबर से जो है बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। मतलब आप जो है अगर मान लीजिए लेट रिवीजन कर रहे हैं, इनकम टैक्स आप देरी से भर रहे हैं, रिटर्न रिवीजन रिवाइज कर रहे हैं फिर से, ठीक है, तो रिटर्न को रिवाइज करने फिर से जो है उसको एक्सटेंड कर, जो है वो सुधार के जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो अभी 31 दिसंबर तक भर सकते थे, अब उसे 31 मार्च कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं सही टैक्स फाइल कर पाए। अच्छा, टैक्स रिटर्न की फाइल करने की जो लास्ट डेट है ना, वो बेसिकली आपको बता दें कि अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए अलग तारीख है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो 31 जुलाई तक टैक्स भर पाएंगे, आईटीआर 1 आईटीआर 2 के जरिए 31 जुलाई तक टैक्स भर पाएंगे। नॉन ऑडिट वाली जो बिजनेस और कंपनीज हैं और ट्रस्ट हैं वो 31 अगस्त तक टैक्स भर पाएंगे। क्लियर है, इंडिविजुअल्स 31 जुलाई तक टैक्स भर पाएंगे, है ना, और जो नॉन ऑडिट वाले बिजनेस 31 अगस्त तक। लेकिन अगर आप किसी जो टैक्स अपन ने फाइल कर दिया है लेकिन उसको आप रिवाइज करना चाहते हो, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हो, तो पहले 31 दिसंबर तक हो सकता था, अब 31 मार्च तक हो पाएगा। फिर इसके बाद वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम, वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। तो अब इसमें वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम जो है बेसिकली 6 महीने की है ये। मतलब ये कि अगर आप विदेश में संपत्ति घोषित कर रहे हो, विदेश में संपत्ति अगर आप घोषित कर, आप स्टूडेंट रहे हो, यंग प्रोफेशनल रहे हो, या आप कोई तकनीकी एम्प्लॉय हो, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय हो, है ना, टेक एम्प्लॉय हो टेक कंपनी के, या फिर एनआरआई हो, और आपकी विदेश में संपत्ति और आपने अभी तक छुपाई है, तो उसको आप जो है बेसिकली 6 मंथ्स के लिए अभी जो है ये योजना आई है कि आप उसको डिस्क्लोज कीजिए। अगर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति है तो उस पर 60% जो है वो आपसे हम टैक्स लेंगे। क्लियर है, 60% टैक्स जो है बेसिकली लिया जाएगा। पेनल्टी जो है वो 30% लगेगी, और अनडिस्क्लोज इनकम की वजह से जो है 30% चार्ज किया जाएगा। और अगर 5 करोड़ रुपए तक की इनकम है तो 1 लाख रुपए जो है वन टाइम फी भी उसमें ली जाएगी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर। 1 करोड़ रुपए तक 60% पेनल्टी ली जाएगी, और एक वन टाइम फी भी लेंगे साथ में। अच्छा, अब उसके बाद फिर सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड एनहेंसमेंट, टैक्स विवाद से सुरक्षा जो है बेसिकली, तो अब क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड, ये हार्बर थ्रेशोल्ड एनहेंसमेंट की, अभी तक अगर आप 300 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करते थे ना, तो सरकार इनकम टैक्स के मामले में ज्यादा आपको परेशान नहीं करती थी।
सरकार इनकम टैक्स के मामले में ज्यादा आपको परेशान नहीं करती थी, लेकिन अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है। आप 2000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करो, आप इनकम टैक्स के मामले में ज्यादा आपको वो जो है वो परेशान नहीं करेगी, है ना। मतलब तय नियम जो भी हैं वो मान लो, है ना, और कोई भी टैक्स डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई टैक्स विवाद नहीं होगा, ठीक है। बड़ी आईटी कंपनीज को जो है इसका फायदा होगा, है ना, कि भाई अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बिजनेस कर पाएंगी। विदेशों से ज्यादा कंपनियां आएंगी कि अरे भाई 2000 करोड़ तक का बिजनेस करने पर इनकम टैक्स को लेकर ज्यादा हुज्जत नहीं होती है, बेसिक नियम आप मान लो। तो इसे क्या बोला जाता है, सेफ हार्बर थ्रेशहोल्ड इनहेंसमेंट। तो सेफ हार्बर थ्रेशहोल्ड इनहेंसमेंट 300 करोड़ की जगह जो है बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। डेटा सेंटर क्लाउड सर्विसेज जो है टैक्स हॉलिडे, अगर आप डेटा सेंटर्स खोल रहे हो इंडिया में तो आपको जो है 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स हॉलिडे। अगर इंडिया में आप डेटा, जैसे गूगल डेटा सेंटर खोल रहा है या कोई भी डेटा सेंटर इंडिया में खोल रहा है, तो 2047 तक उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है ना। 22 साल का टैक्स हॉलिडे है। फिर बात करें तो टोल मैन्युफैक्चरिंग, टोल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो टोल मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स एग्जेम्पशन, है ना। टोल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि भैया फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उसके पास अपना रॉ मटेरियल है, वो बस रॉ मटेरियल हमें भेज देती है ना, और भारत में जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाती है और प्रोसेसिंग करवाती है। रॉ मटेरियल वहां से भेज देती है और यहां पर सिर्फ अपना सामान बनवा लेती है, इसको टोल मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है ना। अच्छा, इसके लिए नई मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी इंडिया में, तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, है ना, प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, है ना, बिजनेस जो है वो वाइएबल बनेगा। तो कुल मिलाकर जो है दूसरों के लिए प्रोसेसिंग करना, उसको टोल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अगर विदेशी कंपनियां हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहती हैं, कच्चा माल वो भेज रही हैं, तो उस पर जो है जो भी मशीनें और लागत और कॉस्ट वगैरह आती है, हम उस पर जो है वो टैक्स नहीं लेते, ड्यूटी नहीं लेते, है ना। तो ये टोल मैन्युफैक्चरिंग को जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या है, कंपनियां यहां पर हमें ऑर्डर्स देंगी, हमारी नौकरी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। टोल मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब विदेशी कंपनियां रॉ मटेरियल भेजकर भारत में अपना सामान बनवाती हैं, ठीक है। तो यह भी अच्छी बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिए गए हैं बजट में, है ना। अभी आप यहां पर अगर आप देख लें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया 19.7 लाख करोड़ का बजट, डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है 7.84 लाख करोड़ का बजट, रोड और हाईवेज के लिए दिया गया है 3.09 लाख करोड़ का बजट, रेलवे के लिए दिया गया है 2.81 लाख करोड़ का बजट, गृह मंत्रालय को दिया गया है 2.55 लाख करोड़ रुपीस का बजट। ये एग्जाम में एज इट इज पूछेगा। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी सेक्टर्स, कृषि के लिए जो है 1.4 से लेके 1.63 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। एजुकेशन, शिक्षा के लिए 1.3 लाख करोड़, हेल्थ और फैमिली के लिए 1.06 लाख करोड़, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड और पीडी के लिए जो है 2.39 लाख करोड़ का बजट दिया गया है ना, उपभोक्ता, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर बात करें तो कम्युनिकेशन, संचार के लिए 1.02 लाख करोड़ का बजट, वाटर, जल शक्ति के लिए 94,000 करोड़ रुपए का बजट, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के लिए 85,000 करोड़ का बजट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 38,000 करोड़ का बजट, स्पेस के लिए 13,705 करोड़ का बजट, है ना, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 32,914 करोड़ का बजट, और अदर्स भी छोटे छोटे बजट जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो है बेसिकली मैंने ज्यादातर चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश की है ना, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली आपका इस बार 12.2 लाख करोड़ का रखा है, वो ध्यान रखिएगा, है ना। टोटल खर्च जो है बजट में 53.5 लाख करोड़ का हो रहा है ना। आज जो जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, है ना, मैं मानता हूं कि थोड़ा स्पीड में हम लोग चले हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं। इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है जहां पर आपको कंफ्यूजन है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको काफी सारी काम की इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसे पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।